तो अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 16 का पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक आता है SO2। क्या आता है? SO2। SO2 इज़ सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि इट इज़ कलरलेस गैस। क्या? कलरलेस गैस एंड इट हैज़ पंजेंट स्मेल। इसकी स्मेल पंजेंट होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है एक बार। उसने बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा था, उसमें हिंट दी कि क्या कि ये कलरलेस होती है और पंजेंट स्मेल होती है। तो हमको इससे पहचान के ही इसका आंसर SO2 मारना था। ठीक है, हम SO2 को इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर करेंगे तो हम जानते हैं, जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि वहाँ पे वी हैव अ प्रोसेस नोन एज रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है? रोस्टिंग हम सल्फाइड ओर से करते हैं। क्या रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग मतलब हम सल्फाइड ओर को उनके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसके साथ SO2 गैस निकलती है। यही क्वेश्चन नीट में आया था। ठीक है, 2013 में। तो हमको ये याद होना चाहिए क्या कि जब भी हम रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग किसकी करते हैं? सल्फाइड ओर की। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये गैस निकलती है इसमें। और हमको इसे एग्जांपल क्या है? FeS2 है, ये कोई सल्फाइड हो रहा है, इसकी हमने रोस्टिंग की। कैसे करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो SO2 गैस निकलेगी और इसका ऑक्साइड, क्योंकि बेसिकली वी हैव टू प्रोसेस। जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वी हैव टू प्रोसेस, कैल्काइनेशन और रोस्टिंग। तो रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड ओस की और कैल्काइनेशन करते हैं ऑक्साइड ओस का। इन बोथ प्रोसेस वी मेक मेटल ऑक्साइड। जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे तब इस चीज़ के बारे में और ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो हम इसका जान चुके हैं कि SO2 बनता कैसे है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। जो SO2 और CO2 होती है ना, वो लगभग उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक जैसी होती हैं, इसलिए उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही टफ होता है। SO2 और CO2 की प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती हैं, इसलिए उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत टफ होता है। तो इसलिए हमारे पास कंपाउंड है क्या? CaOH2। क्या? CaOH2 उसे बोलते हैं लाइम वाटर। क्या? लाइम वाटर। यदि हम SO2 का रिएक्शन करें लाइम वाटर से तो क्या बनेगा? CaSO3। क्या बनेगा? CaSO3। ये क्या होता है? इट इज़ वाइट PPT। क्या? वाइट PPT। इन द सेम वे यदि हम CO2 का रिएक्शन करें किससे? लाइम वाटर से, तो क्या बनता है? CaCO3। सिंपल, CaSO3 CaCO3 ना, कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। फेमस लाइन है ये S ब्लॉक में। क्या? CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इन द सेम वे SO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मतलब बोथ टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्या कहते हैं? ये टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मिल्की क्यों होता है? ड्यू टू वाइट PPT। अब आता है SO2 और CO2 की रिएक्शन किससे? K2Cr2O7 से। किससे? K2Cr2O7 से। यदि हम SO2 का रिएक्शन करेंगे तो हम जानते हैं K2Cr2O7 इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है, O2 होता है। दिस ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे सल्फर की OH क्या है? +4। तो इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? +6 में। तो खुद क्या होगा? रिड्यूस किसमें? Cr2O3 में, विच इज़ ग्रीन इन कलर। Cr2O3 इज ग्रीन इन कलर एंड इट इज़ यूज इन मेकिंग फायरवर्क्स। ठीक है, पटाखे में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट कम CO2। लेकिन CO2 का ये K2Cr2O7 रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑलरेडी +4 है, और हम जानते हैं CO2 कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी, कार्बन का मैक्सिमम OH +4 होता है, तो इसलिए इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम +4 ही क्यों दिखाती है? क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, और ये अपने ग्रुप का पहला मेंबर होता है। और हम जानते हैं किसी भी ग्रुप के पहले मेंबर में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं मिलता है, इसलिए वो ज़्यादा अपनी अपनी वैलेंसी बढ़ा नहीं पाते हैं। लेकिन जो हमारे थर्ड पीरियड से होते हैं वो उनके सबके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो वो अपनी वैलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। कि SO2 एंड CO2 कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट बाई लाइम वाटर। सपोज हमारे पास एक कंटेनर में है SO2, एक कंटेनर में है CO2। हमसे किसी ने कहा कि भाई इनको डिफ्रेंशिएट करो, तो उसने हमसे कहा कि इसको डिफ्रेंशिएट करो। हमने लाइम वाटर लिया, हमने उस लाइम वाटर को दोनों कंटेनर में ऐड किया, तो हम क्या पाएंगे? दोनों में क्या हो रहा है? मिल्की अपीयरेंस आ रहा है। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे।
कौन SO2 और कौन CO2 7। हम जानते हैं SO2 रिएक्शन की तो वो ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाएगा, और जब CO2 से करेंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए जब भी हमको डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, K2Cr2 नॉट लाइम वाटर। अब क्या होता है, SO2 के कुछ रिएक्शन बढ़ते हैं, तो SO2 प्लस O2 क्या बनता है, SO3, और दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा, V2O5, कौन सा, V2O5 की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। ओके, अब होता है SO2 प्लस Cl2, तो क्या डायरेक्ट ऐड कर दो, डायरेक्टली ऐड कर दो SO2 Cl2, सिंपल। क्या होता है, SO2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि SO2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। हम जानते हैं सल्फर भैया पीरियड 3 में आता है, मतलब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ओनली पीरियड 1 और पीरियड 2 के एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। या फिर ऐसे याद कर लो कि किसी भी ग्रुप में जो हम पढ़ते हैं 13, 14, 15, 16, 17, इन सब में पहला जो उनका मेंबर होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो कम अपनी OS शो करता है, लेकिन उसके बाद उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, उसकी वजह से वो मैक्सिमम OS भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी SO2 की OS क्या है, +4, तो ये चाहता है कि मैं +6 में हो जाऊँ, तो इसलिए ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, तो इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास Fe+3 है तो इट विल कन्वर्ट इनटू Fe+2। इन द सेम वे वी हैव KMnO4, तो इट विल कन्वर्ट KMnO4 इनटू Mn+2 आयन, क्या, Mn+2 आयन। हम जानते हैं KMnO4 इज अ पर्पल कलर होता है या फिर डीप वॉयलेट होता है, क्या होता है, डीप वॉयलेट होता है, क्या होता है, डीप वॉयलेट होता है कलर, या फिर पर्पल होता है कलर, क्या होता है, पर्पल। तो इसको क्या करता है, Mn+2 में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए इट डीकलराइज द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो ये टेस्ट ऑफ SO2 की तरह भी यूज़ किया जाता है, ये हमारा NCERT में क्वेश्चन भी दे रखा है, ठीक है। याद करना हो तो हम जानते हैं DNA ब्लॉक में हम 2 एलिमेंट्स पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, कौन से, K2Cr27 और KMnO4, तो हम दोनों का यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं किसको पहचानने में, SO2 को पहचानने में, ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन आगे। तो हमारे पास P4 है, क्या है, P4, और हमारे पास 2 कंपाउंड है, SOCl2 और SO2Cl2। तो ये भी क्या होते हैं, दे आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या करेंगे ये, P4 किस में है, जीरो में है, P4 किस में है, 0 OS में है, तो इसको ये ऑक्सीडाइज करेंगे। तो इन फर्स्ट केस PCl3 विल बी फॉर्म्ड एंड इन सेकंड केस PCl5 इज फॉर्म्ड। ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक O है तो ये थोड़ा कम होगा ऑक्सीडाइजिंग, और इसमें 2 O है तो ये ज़्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग। तो इसने क्या कर दिया, 0 से +3 कर दिया, और इसने क्या कर दिया, 0 से +5 कर दिया, है ना। यहाँ 3 Cl है तो 3 आ गया OS, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 OS आ गया, ठीक है। अब आती है हाइपो की स्टोरी। हाइपो क्या होता है, Na2H2O3, ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे हमारी मुलाकात कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी होगी, और ये एग्ज़ाम में आता रहता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कि हाइपो क्या, Na2H2O3, क्या, Na2H2O3, इसके 2 काम होते हैं, ठीक है। पहला होता है एस्टिमेशन ऑफ I2, ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ओजोन के एस्टिमेशन में, कहाँ पे, ओजोन के एस्टिमेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो I2 + Na2H2O3, तो इसमें ट्रिक होती है एक, इसमें क्या होती है, एक ट्रिक होती है कि जब कभी भी आपको H2O3 दिखे, तो इसको हमेशा डाइमराइज होना है, मतलब दुगना होना है, ठीक है। तो I2 + Na2H2O3, तो Na और ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, नाई, सिंपल, नाई। तो I2 + Na2H2O3 मतलब हाइपो, क्या बनेगा, नाई, एंड Na2S4O6, देखो H2O3 गेट डबल्ड, बस सिंपल याद कर लोगे। नेक्स्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट कि रिमूवल ऑफ AgBr इन फोटोग्राफी, तो होता क्या है, जब भी हम फ़ोटो खींचते ना तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, डिकम्पोज्ड AgBr, वी हैव डिकम्पोज्ड AgBr एंड अनडिकम्पोज्ड AgBr। तो उस अनडिकम्पोज्ड AgBr को रिमूव करने के लिए, क्योंकि डिकम्पोज्ड जो AgBr होगा वहाँ तो फ़ोटो आ गया, और जो अनडिकम्पोज्ड AgBr है वो फालतू का है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम,
उसको वॉश करते हैं, उसको हम हाइपो से वॉश करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो AgBr प्लस Na2H2O3 क्या बनाएगा, ये कंपाउंड जो बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या बनता है AgH2O3 -3, क्या AgH2O3 अब कैसे याद करें, सिंपल। यहाँ पे क्या हुआ, Ag है तो AgH2O3, मैं बता चुका हूँ आपको क्या, Ag और H2O3 है तो, और मैं बता चुका हूँ कि H2O3 डबल होता है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, AgH2O3 2 और -3, तो याद कैसे करें, देखो AgH2O3 हो गया तो पहले क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या 2 तो 2 आया, फिर क्या 3 तो यहाँ 3 आया, सिंपल। तो उसे हम भूलेंगे नहीं। तो क्या होता है AgH2O3 2 -3, क्या AgH2O3 2 -3 कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन हाइपो इज रिएक्ट विद AgBr इन फोटोग्राफी प्रोसेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, H2SO4। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, क्या, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्या ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम में आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है एग्ज़ाम में कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज़ क्या है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। दूसरा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि इसमें कैटलिस्ट कौन सा होता है यूज़, इसमें कैटलिस्ट कौन सा होता है यूज़। तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा होता है V2O5, कौन सा होता है V2O5। अब क्या होता है, मैं आपको बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा किसकी, H2SO4 के बारे में। तो होता क्या है, H2SO4 होता है ना, H2SO4 डिनोट नेशंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, मतलब ये किसी भी देश की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ को डिनोट करता है कि कौन कितना इंडस्ट्रियली पावरफुल है। जो देश जितना ज़्यादा H2SO4 को प्रोड्यूस करेगा या कंज्यूम करेगा वो उतना ही पावरफुल इंडस्ट्रियली कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब कोई ज़्यादा H2SO4 यूज़ करेगा तो वो मोर पावरफुल इंडस्ट्रियल होगा, ठीक है। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। हम जानते हैं H2SO4 क्या होता है, इट आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या, इट आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काम क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को करे ऑक्सीडाइज, जो दूसरों को करे ऑक्सीडाइज और खुद क्या हो रिड्यूस, ठीक है। तो देखो क्यों H2SO4 एक्ट एज OA, क्योंकि देखो यहाँ पे इसकी OS क्या है +6, ये पहले से अपनी मैक्सिमम OS में है तो ये कम होना चाहता है, मतलब ही वॉन्ट्स टू गेट रिड्यूस करेगा, ये दूसरों को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, सो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल, इट विल कन्वर्ट कॉपर इनटू Cu+2। सिंपल S है तो S की OS क्या है 0, तो इट विल कन्वर्ट इनटू SO2+4। ऐसे सिंपल कार्बन में 0 OS है तो इट विल कन्वर्ट कार्बन इनटू CO2+4। तो मतलब इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पढ़ते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्या पढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल रखा है मैंने यहाँ फ्लो चार्ट की हेल्प से इसे समझाने की कोशिश की है। तो याद कैसे करना है, सबसे पहले हमको क्या मैन्युफैक्चर करना है H2SO4, मतलब इसमें S आता है तो उसका क्या होगा S का होगा। तो मतलब हम या तो S कोई S लेंगे सिर्फ, या तो हम सिंपल S लेंगे या फिर हमको क्या लेंगे सल्फाइड ओर लेंगे। वी विल टेक S और सल्फाइड ओर, उसमें प्लस O2 ऐड कर देंगे, क्या बनेगा SO2, क्या बनेगा SO2। लेकिन जो SO2 बनेगा डेट विल बी इम्प्योर, इसको हम प्योर कर लेंगे, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे वो बताऊंगा बाद में। टू फॉर्म SO3, लेकिन यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, क्या V2O5। और ये सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है इसका स्टेप, इट इज़ एक्सोथर्मिक। SO3 बन गया। अब इसमें हम H2SO4 डालते हैं, इसमें हम H2SO4 डालते हैं और इससे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें हम SO2 में O2 मिलाया तो क्या बना SO3 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5। अब SO3 में वी ऐड H2SO4 तो इट विल फॉर्म H2H2O7, क्या H2H2O7 ओलियम। अब ओलियम का हम क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस, क्या करेंगे पानी ऐड कर देंगे तो इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ H2SO4। होता है SO2 होता है ना, इसमें हम पढ़ चुके हैं इसमें इम्प्योरिटी होती है, इसमें 3 इम्प्योरिटी होती हैं, डस्ट की, पानी की और आर्सेनिक की। तो हम डस्ट की इम्प्योरिटी को कैसे रिमूव करते हैं, हम पानी का स्प्रिंकल करते हैं तो सारी डस्ट गायब हो जाती है। इन द सेम वे H2 को कैसे रिमूव करते हैं, वी यूज़ कंसनट्रेटेड H2SO4, क्या कंसनट्रेटेड H2SO4। इसका यूज़ हम ऑर्गेनिक में बहुत करेंगे तो हम अभी याद कर लो क्या, ये कंसनट्रेटेड H2SO4, क्या कंसनट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब ये पानी निकालता है, ये किसी भी कंपाउंड से H2O निकालता है। जब हम ऑर्गेनिक डिस्कस करेंगे वहाँ भी इसका मैं यूज़ बताऊँगा, इंपॉर्टेंट है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 पानी निकालता है तो ये यूज़ कर लिया। नेक्स्ट कम्स आर्सेनिक, इसका इंपॉर्टेंट है, वी विल यूज़ आयरन हाइड्रोक्साइड्स फॉर रिमूवल ऑफ आर्सेनिक, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। अब क्या होता है, हमने देखा
कि भैया हमने पहले कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 प्रिपेयर करने के लिए पहले सल्फ़र डाला, फिर O2 डाला सल्फ़र में, देन वी फॉर्म SO2, उसे प्योर किया, देन वी फॉर्म अगेन SO2, देन वी रिएक्ट विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, देन तो क्या बना SO3, देन वी रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म H2SO7, देन वी रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म फाइनली फॉर्म H2SO4। इतना लंबा क्यों किया भैया? अगर हम डायरेक्ट SO2 में पानी मिला देते हैं, क्या डायरेक्ट SO2 में या सल्फाइड और में किसी में भी पानी मिला दो तो क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा। तो क्यों नहीं बनता? ये आ सकता है एम्स में आ चुका है। क्यों? क्योंकि जो हमारा SO2 होता है, SO2 इज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब। क्या SO2 क्या होता है? SO2 इज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन H2 और O2। क्यों? बिकॉज इट गिव्स फॉगी अपीयरेंस। क्या? फॉगी अपीयरेंस। जब फॉग लाइक अपीयरेंस होगा ना तो वो कंटेनर में साइड चिपक जाएगी तो उसका बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए वी यूज़ दिस होल चेन ऑफ रिएक्शंस नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब क्या होता है, यदि हम H2SO4 को डिसोशिएट करें तो वी विल फॉर्म H प्लस HSO4 माइनस, एंड इन नेक्स्ट रिएक्शन वी विल फॉर्म H प्लस एंड SO4 माइनस 2। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि H2SO4 फॉर्म टू सीरीज ऑफ सॉल्ट। क्या? H2SO4 फॉर्म टू सीरीज ऑफ सॉल्ट। जैसे हमने पढ़ा, एक H निकाला क्या बना? HSO4, दूसरा H निकाला क्या बना? SO4 माइनस 2। तो इसमें दीज आर एनाइंस, इसमें कैटायन जोड़ दो, इसमें कैटायन जोड़ दो, तो कैटायन प्लस एनाइन फॉर्म साल्ट। तो फर्स्ट केस वी विल गेट NaH of SO4 and second case we will get Na2SO4। तो फर्स्ट केस we will get NaHSO4, second case we will get Na2SO4। ठीक है। नेक्स्ट कम्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो याद रखना है, पढ़ेंगे। सबसे इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? वो है HNO3। क्या? HNO3, जिसको हम ग्रुप 15 में पढ़ेंगे। हाईएस्ट HNO3, देन कम्स H2SO4 एंड देन कम H3PO4। ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा H2SO4 का चेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। क्या? चेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली करता क्या है, जब भी हम इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या करता है वो? क्या? काली राख बना देगा। किसकी? कार्बन की। तो सपोज वी हैव सुक्रोज, ठीक है, इट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। हम जानते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ H2SO4, इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी खींचता है। तो उसका वो सारा पानी खींच लेगा एंड इट विल फॉर्म ओनली कार्बन ब्लैक प्लस H2। क्या? कार्बन ब्लैक प्लस H2। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र। क्या? ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र। ठीक है। इससे भी नीट में क्वेश्चन आता ही आता है, ये टॉपिक भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक में पता रखी हमने, क्या SSSP और PDPP। क्या? SSSP मतलब 3 बार S फिर P और PDPP, मतलब इसमें तो एक बार सल्फ़र आएगा और इनमें सल्फ़र 2 बार आएगा। कैसे समझते हैं? ठीक है। तो पहले हमारी 4 की सीक्वेंस है, इन 4 की सीक्वेंस है। ठीक है, इन 4 की। तो पहला क्या होगा, ये हमको याद करना है। क्या? सल्फोसैलिक एसिड, फिर सल्फ्यूरस एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड और फिर पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो इसको हम कैरोज एसिड भी बोलते हैं। अब कैसे स्टार्ट करेंगे? पहला H2SO2। क्या? H2SO2, फिर H2SO3, फिर H2SO4, फिर H2SO5। ये इंपॉर्टेंट है H2SO5। क्यों? बिकॉज H2SO5 इज नोन एज कैरोज एसिड। ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, इसमें कभी आपको ये ड्रॉ करने नहीं आएगा, वहाँ क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव SS बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव परऑक्सी बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ OO बॉन्ड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चन को हम तभी कर पाएंगे जब हमको स्ट्रक्चर पता होगा। ठीक है। सिंपल है, लिख के प्रैक्टिस करनी है और याद करना है। क्या? पहला हमारा सेट कौन सा है? SSSP। तो SS S और P। तो पहला क्या? सल्फोसैलिक एसिड। क्या होता है? H2SO2। कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं H2SO2, यदि हम बॉन्डिंग की बात करें तो इसकी sp3 होगी, इसका। और इसकी शेप क्या होगी? पिरामिडल या टेट्राहेड्रल। क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ये डिपेंड करता है, पिरामिडल तब होगी जब उसके पास लोन पे होगा। ठीक है। वो डिपेंड करता है, मतलब बेसिक शेप क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। यदि आपको आता नहीं है कि कैसे हम
शेप निकालें तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं बताऊंगा कैसे फास्ट आप शेप निकाल सकते हैं। आप कैसे सबसे फास्ट शेप निकाल सकते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वी हैव सल्फोसाइलिक एसिड H2SO2। कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं H2SO2 इसका sp3 होगा, sp3 होगा और इसका टेट्राहेड्रल शेप होगी। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होती है तो क्या होगा, S ले लिया हमने, क्या ले लिया, S, 4 हमने डंडे खींच लिए क्योंकि इट इज़ टेट्राहेड्रल। क्या किया हमने, H2SO2 है तो 2 OH जोड़ दो, 2 OH जोड़ दिए, बाकी पे क्या लून पे लगा दिया, देखो हो गया। नेक्स्ट कम सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, तो क्या करना है, अब जो 2 H हैं वो रहेंगे, बस एक O ऐड हो गया है, बस एक O ऐड हो गया है, तो क्या करेंगे हम 2 OH को हम सिमेट्री लाने के लिए यहाँ पर लिख देंगे और डबल बॉन्ड O को ला देंगे और लोन पेयर। नेक्स्ट कम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सेम अपन ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, अपना स्केलेटन ड्रॉ करेंगे ऐसे ही, सेम OH OH डबल बॉन्ड O और एक और डबल बॉन्ड O, क्योंकि एक और O ऐड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, कैरोज एसिड, क्या बोलते हैं, H2SO5। देखिए यहाँ पे एक O एक्स्ट्रा है, अब इस एक O को कहाँ पे ऐड करें, तो हम इस एक O को OH वाले पार्ट में ऐड कर देंगे। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, O बॉन्ड, इसे बोलते हैं पर ऑक्सी बॉन्ड। क्या, पर ऑक्सी बॉन्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या H2H2O5, तो इट कैन आल्सो बी रिटन एज H2O5-2, है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए, हमको आयंस में भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नीट 2015 में भी आ चुका है इस टाइप में, है ना। जैसे हमारे पास H2SO5 है, वी कैन आल्सो राइट इट एज SO5-2, मतलब हमें लिखना आना चाहिए। H2SO4 तो SO4-2, H2SO3 तो SO3-2, वो SO2-2, इनको हम ऐसे भी आयंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, एक का याद कर लिया बस, उसके बाद एक एक O ऐड करते रहो। और हम जानते हैं नाम इसका क्या है, पर ऑक्सो, तो हमको याद होना चाहिए जो H2SO5 होता है डेट इज़ पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आता है हमारा सेट PDPP। क्या, PDPP, इनमें दो मिलेंगे सल्फर, क्या मिलेंगे, 2 सल्फर। तुम क्या करेंगे, 4 तक हमने कर लिए, हमारा क्या था H2SO5, क्या था H2SO5, तो इसमें एक सल्फर ऐड कर दिया, क्या हो गया H2H2O5, क्या H2H2O5, नाम क्या होगा, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। क्या, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, इसको हम वी कैन आल्सो राइट इट एज H2O5-2, है ना, इसे हम आयंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसका हम कैसे बनाएंगे, बनाएंगे स्ट्रक्चर, करना क्या है, सिंपल, 2 H हैं तो 2 H जोड़ दो और हमेशा 2 H लिख लो, जैसे इन सब में होता है ना कि 2 H हैं, यहाँ भी 2 H थे, 2 H, तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करेंगे, एक स्केलेटन तैयार करेंगे इसका भी, तो SSOH जोड़ दिया, तो हमारा ये H खत्म हो गया, अब बचे कितने, 2 O यहाँ यूज़ हो चुके हैं, बचे कितने O, 3 O, कितने बचे, 3 O, तो क्या करेंगे हम, 3 O हैं तो A को यहाँ लग गया, A को यहाँ लग गया, A को यहाँ लग गया, और यहाँ क्या हुआ, लोन पेयर, ये बन गया। नेक्स्ट कम्स H2H2O6, सेम एसिड ड्रॉ किया, SSOH और OH, तो हमारा 2 H खत्म हो गए, हाँ कि ना, हो गए, और 2 O खर्च हो गए, बचे कितने हो, 4 O, तो कैसे अरेंज करेंगे, ऐसे 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 और ऐसे, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, H2H2O6 का। नेक्स्ट कम्स H2H2O7, ओलियम, इसे बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट कम्स पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसे, ओलियम, H2H2O7। इसका ड्रॉ कैसे करेंगे, सेम, हमने क्या किया, ऐसे S लिया, फिर S ड्रॉ किया, फिर ऐसे OH लिया हमने, इधर OH लिया, है ना, और वही सेम, यहाँ हमारे कितने ऑक्सीजन खर्च हो चुके हैं, 2, बचे कितने, 5, तो हम ऐसे ऐड करते हैं, 1 2 3 4, हम जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होता है। अब क्या हुआ, हमने लगभग 6 तो अटैच कर लिए हो, एक O को कहाँ अटैच करें, क्या, एक O को कहाँ अटैच करें, यहाँ पे अटैच करें क्या, ऐसे, नहीं, क्या, नहीं, ऐसा क्यों, तो पहले हम नाम देखो, नाम क्या, इसका नाम पर है क्या, पर, अगर यदि हम यहाँ पे O ऐड करते तो 2 O आते, O बॉन्ड, एंड O बॉन्ड इज नोन एज पर ऑक्सी बॉन्ड, तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसका नाम पर ऑक्सो नहीं है, तो क्या करेंगे, O को हम इनके बीच में ऐड कर देंगे। ठीक है, O को हम इनके बीच में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हमको दे देंगे ऐसे कि H2H2O8, H2H2O7,
H2H2O6 H2H2O5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव एस एस बॉन्ड, किसमें एस एस बॉन्ड नहीं है। तो देखो यहाँ पे एस एस बॉन्ड नहीं है, क्यों, यहाँ पे ओ बीच में आ गया। तो याद कर लो उलम में एस एस बॉन्ड नहीं होता है। मैं कहूँगा इसको याद करने के बजाय आप पूरे स्ट्रक्चर याद कर लो, आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी। बस एक दो बार प्रैक्टिस करनी है और आपको सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट H2H2O7, नेक्स्ट कम्स H2H2O8। इसे क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड। हम जानते हैं ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या था, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या था, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो उसका नाम क्या होगा, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों, यहाँ दो मिलते हैं सल्फर, ठीक है। तो सेम पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, क्या, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलते हैं, H2H2O8 या फिर मार्शल एसिड। इसका ड्रॉ कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर सिंपल होता है, वही एस और एस जोड़ दो आपस में, और फिर एक OH लगा दो यहाँ पे, एक वहाँ OH लगा दो, फिर ये O ऐड कर दिया, O ऐड कर दिया, O ऐड कर दिया और O ऐड कर दिया। तो 2 4 5 6, हमने 6 O खर्च कर लिए। 2 O कहाँ से लगाएं, हम 2 O कहाँ पे लगाएं, सिंपल यहाँ पे हम 2 O कहाँ लगाएं, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 O। देखो O बॉन्ड आ गया, तो इट मीन्स यहाँ पे ना तो एस एस बॉन्ड मिल रहा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, नाम में पर आ रहा है, तो पर। देखो ये नाम याद कर लेंगे तो हमको याद भी रहेगा कि किसमें पर बॉन्ड मिलेगा, किसमें परऑक्सी बॉन्ड मिलेगा। तो इसमें परऑक्सी बॉन्ड मिलेगा। लास्ट के दो में हमें पर ऑक्सी बॉन्ड मिलता है, लास्ट के दो में हमें पर ऑक्सी बॉन्ड मिलता है, ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 16 का लास्ट टॉपिक, क्या, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। क्या, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। तो व्हाट इज एलोट्रोप, एलोट्रोप होता है फॉर्म, कि वो किस किस फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रहता है। जैसे कि कार्बन होता है, जैसे कि वी हैव कार्बन, तो कार्बन एग्जिस्ट एज ग्रेफाइट, C60, है ना, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, तो डायमंड, तो बहुत सारी फॉर्म में रहता है। तो उसे बोलते हैं एलोट्रोप, किस फॉर्म में वो कंपाउंड रहता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सल्फ़र की। अब हम बात करते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र क्या होता है, सल्फ़र की दो फॉर्म होती हैं, रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र। क्या, रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में बहुत बकवास दे रखी है इसके बारे में, एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत बकवास दे रखी है, लेकिन हमको सिर्फ की पॉइंट याद रखनी है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं। तो एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र दो होते हैं, रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र। इसको हम अल्फ़ा सल्फ़र भी बोलते हैं और इसको बीटा सल्फ़र बोलते हैं, इसको हम बीटा सल्फ़र भी बोलते हैं। अब हमको क्या याद रखना है कि जो अल्फ़ा सल्फ़र होता है वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, मतलब हमारे पास रूम टेम्परेचर है तो हमको अल्फ़ा सल्फ़र मिलेगा, मतलब रोम्बिक सल्फ़र मिलेगा एट रूम टेम्परेचर या फिर कम टेम्परेचर पे। लेकिन जब उसको हम 369 केल्विन पे हीट करेंगे, जब उसे हम 369 केल्विन पे हीट करेंगे तो रोम्बिक सल्फ़र विल कन्वर्ट इनटू मोनोक्लिनिक सल्फ़र। तो रोम्बिक सल्फ़र विल कन्वर्ट इनटू मोनोक्लिनिक सल्फ़र, जिसे हम बोलते हैं बीटा सल्फ़र। क्या बोलते हैं, बीटा सल्फ़र। तो इसलिए ये स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे। तो बीटा सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र, बीटा सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब क्या होता है, जो हमारा सल्फ़र होता है वो 3 फॉर्म में और एग्जिस्ट करता है, या तो वो H2 के फॉर्म में करता है, X6 के बारे में X6 में करता है, X8 में करता है, मतलब बहुत फॉर्म होती हैं, S20 भी होता है, S18 भी होता है, मतलब बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो 3 ही हैं, हमारे कोर्स में 3 ही हैं, S2, S6 और S8, ठीक है। अब पहले हम S6 और S8 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, S6 में इट एग्जिस्ट एज चेयर फॉर्म। क्या, चेयर फॉर्म। देखो ये जो आपको बिंदी दिख रही हैं, ये बिंदी क्या है, सल्फ़र। क्या है, सल्फ़र। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में इट मेक्स चेयर फॉर्म। लेकिन 6 में हम एक फॉर्म और बना सकते हैं, 6 में हम एक फॉर्म और बना सकते हैं, उसे बोलते हैं बोट फॉर्म। क्या बोलते हैं, बोट फॉर्म। क्या बोलते हैं, बोट फॉर्म। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा मतलब होगा फिर, चैन फॉर्म या बोट फॉर्म। तो चैन फॉर्म होगा, बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल। ये चीज़ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आइसोमर में, ठीक है। तो चेयर फॉर्म इज़ मोर स्टेबल, है ना, क्यों होती है, क्योंकि बोट फॉर्म है, ये आपस में पास पास हैं, तो दे विल बी स्टिरिक हिंड्रेंस, ये रिपेल करेंगे, इनमें हिंड्रेंस आएगी।
यहाँ पे क्या है, दूर दूर हैं तो ये रिपेल नहीं करेंगे, आराम से रहेंगे। तो इसलिए चेयर फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन द बोट फॉर्म, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक का सल्फर S6 हो, ठीक है। अब बात आती है S8 की। तो इट एग्जिस्ट इन क्राउन स्टेट, क्या क्राउन स्टेट, इसे बोलते हैं क्राउन शेप। क्या बोलते हैं, क्राउन शेप। देखो इसमें कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होती है क्राउन शेप। इनकी शेप याद रखनी है बस। अब आता है S2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, अगर यदि हमारे पास लो टेम्परेचर है तो क्या होता है रोम्बिक सल्फर, हाई टेम्परेचर है तो मोनोक्लिनिक सल्फर, है ना। लेकिन वो बहुत हाई टेम्परेचर है, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब 1000 केल्विन से भी ऊपर, तो उसमें सल्फर एग्जिस्ट एज S2। क्या S2, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि S2 एट वेरी हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब सोचो जब बहुत इतना इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे वेपर स्टेट होगी, हाँ कि ना। तो वहाँ पे क्या होगी, वेपर स्टेट। इसको हम वेपर स्टेट भी बोलते हैं, S2 को क्या बोलते हैं, वेपर स्टेट। को खास बात, ये वेपर स्टेट में मतलब वेरी वेरी हाई टेम्परेचर में जब S2 बन के रहता है सल्फर, जब सल्फर S2 बन के रहता है तो ये बिल्कुल O2 की तरह बिहेव करता है। S2 बिहेव जस्ट लाइक O2। हम जानते हैं O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो S2 भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्यों, बिकॉज पैरामैग्नेटिक होगा S2 जस्ट लाइक O2 एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार ऑर्बिटल। अब ये पाई स्टार ऑर्बिटल क्या होता है, इन्हें बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ABMO, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यदि आपको जानना है कि ये पाई स्टार ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, ये O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है और S2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, ठीक है। तो ये आता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार ऑर्बिटल, तो ये कैसे होगा, पाई स्टार ऑर्बिटल क्या होता है। तो इसको जानने के लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है एमओटी ट्रिक्स, उसको देखें तो आप सीख जाएंगे कि क्यों ऐसा होता है ना। और एमओटी से हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो डेट्स ऑल फॉर ग्रुप 16। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।